तो जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि एसएससी सीजीएल में 17,700 समथिंग वैकेंसी आ चुकी है, पिछली बार की अपेक्षा जस्ट डबल वैकेंसी है। तो इस साल क्या क्या उन्होंने चेंज करा है, क्या बदलाव हुए, किस टाइप की वैकेंसी इसमें निकली है, कब फॉर्म भराएंगे, कितने रुपए उसके फॉर्म भरने में लगेंगे, उसके बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई है, जो एसएससी सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्ट कराता है सीजीएल की, तो उसके बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एग्जाम के फॉर्म कब से भराना शुरू होंगे, तो यह डेट लिखी है कि 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक इसके फॉर्म भराने की डेट है। उसके बाद में जो लास्ट डेट एंड रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 24/7/2024 रात 11 बजे तक की है। और लास्ट डेट टाइमिंग मेकिंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करने का जो डेट है वो 25 जुलाई 2024 तक है। और उसके बाद में अगर उसमें करेक्शन वगैरह करना है तो 10 और 11 2 दिन आपको इसमें करेक्शन करने के लिए मिलेंगे कि अगर आपने कोई फॉर्म भरा है, वो फॉर्म भरने में थोड़ी बहुत कई मिस्टेक की है आपने, तो उस मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं। और वो 10 और 11 अगस्त को आपको उसके लिए 2 दिन के लिए विंडो ओपन होगा, उस टाइम में आप सुधार कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 24 जुलाई का वेट ना करें, आप जुलाई के फर्स्ट में इस फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में साइट डाउन हो जाती है एसएससी की, और कई बच्चे लास्ट में फॉर्म भरने से रह जाते हैं। अब ये वैकेंसी की डिटेल्स है, इनको अपन लास्ट में देखेंगे। इसके पहले अपन इसके एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है, किस एज तक इसको फॉर्म भर सकता है। अगर हम एज लिमिट की अगर बात करें तो वो 1 अगस्त 2024 को काउंट की जाएगी। आपकी एज का जो माप रहेगा वो 1 अगस्त 2024 को तय किया जाएगा। तो उसमें जो एज लिमिट है, तो फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट, तो 18 से 27 साल तक के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट है जिसमें केवल 18 से 27 साल वाले लोग फॉर्म भर पाएंगे, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें 20 से लेकर 30 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ पोस्ट है 18 से 30 साल के लिए भी, और कुछ पोस्ट है 18 से 32 साल, मतलब मैक्सिमम आप 32 साल तक इस वैकेंसी के फॉर्म भर सकते हैं, वो कुछ पोस्टों के लिए। अब अगर अपन देखें कि भैया 18 से 27 साल का जो एज लिमिट है, तो उसका जो जन्म है यहाँ स्पष्ट दे रखा है कि 2/8/1997 से 1/8/2006 के बीच में अगर कोई कैंडिडेट पैदा हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है इसमें। और उसी प्रकार यहाँ जो 20 से 30 वाली जो वैकेंसी है उसके लिए स्पष्ट दे रखा है कि 2/8/1994 से 1/8/2004 के बीच में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। अगर हम बात करें 18 से 30 साल की पोस्ट के लिए, तो 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच में अगर वो पैदा हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है। उसी प्रकार यहाँ 92 से लेकर 2006 तक का बीच में पैदा हुआ है तो वो बच्चा भी इसमें फॉर्म भर सकता है। अब बात करते कि एज लिमिट में जो छूट दी गई है वो कितने साल की छूट है। तो अगर हम बात करें एसटी एससी को, तो उनकी एज लिमिट में 5 साल की उनको छूट दी गई। मतलब जैसे अगर किसी की 27 साल है, 18 से 27 साल के लिए पोस्ट वाली के लिए फॉर्म भर रहा है वो, तो 27 और 5 32 साल का फिर एसटी एससी वाला बच्चा उसमें फॉर्म भर सकता है। और ऐसे ओबीसी को 3 साल की छूट है, और पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ पर छूट है 10 साल की, और ओबीसी को 13 साल की, जो मतलब हैंडीकैप्ड है और वो 13 साल मतलब ओबीसी में आता है तो उसको 13 साल की, और जनरल में आता है तो 10 साल की है, और एसटी एससी का है वो 15 साल की। और एक्स सर्विसमैन की 3 साल की छूट यहाँ पर दे रखी है, उसके मिलिट्री टाइम को या जो उसका सर्विस टाइम को छोड़ के। तो ये आपको याद रखना है। बस इतना ही आप अपन देखेंगे एज लिमिट के अंदर। तो एज लिमिट में एसटी एससी को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल है, और पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो यह 10 साल है, और ओबीसी में 13 साल है उनको ही, और एसटी एससी में उन्हीं लोगों को 15 साल की यहाँ पर छूट है। अब देखते कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट है वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है। इसकी पोस्ट 300-400 पोस्ट निकली है और कभी पोस्ट निकलती है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें, ये अलग पोस्ट होती है, और एक और पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर।
तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर जो ग्रेड 2 होती है उसके लिए पोस्ट अलग निकलती है, और एक रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए जो पोस्ट होती है अलग निकलती है। बाकी पोस्टों के लिए सबके लिए सेम है, बाकी इन तीनों के लिए अलग अलग है। तो अगर हम बात करें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की, तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड। यहाँ पर 12th में आपका पीसीएम मांगा है, मतलब मेथ्स होना चाहिए, और वो भी कितने परसेंट के साथ होना चाहिए, तो यह दे रखा है कि 60% के साथ होना चाहिए। अदरवाइज बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसमें एक सब्जेक्ट रहा हो आपका स्टैटिक्स। जैसे अगर मान लो किसी ने बीसीए किया है तो बीसीए में भी स्टैटिक्स होता है, अगर बीएससी सीएस किया है तो उसमें भी स्टैटिक्स होता है, या आपने बीबीए करा है तो उसके अंदर भी अगर स्टैटिक्स है तो भी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इसमें स्पष्ट दे रखा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिक्स, तो वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर दूसरा है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अगर हम बात करें तो यह देखा बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स one of the subject from recognized university. The candidate must have studied statistics as a subject in all 3 years 6 semester। मतलब उसके 6 ही सब्जेक्ट में स्टैटिक्स रहा हो 6 ही सेमेस्टर के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। एक सब्जेक्ट रहा हो 6 ही सेमेस्टर में, बस इतना आपको याद रखना है। अब ये रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपको जो दे रखा है क्वालिफिकेशन, यह दे रखा है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर हो, और यहां दे रखा है डिजिबल क्वालिफिकेशन। अगर हम बात करें कि अगर उसके पास ह्यूमन रिसोर्स में उसके पास कोई डिप्लोमा डिग्री है ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से उसने कर रखा है तो ये और अच्छा है, अगर नहीं है तो चलेगा, अगर होगा तो बेटर होगा। अब बात करते हैं ऑल अदर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। ऑल अदर पोस्ट के लिए यहां दे रखा है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री हो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और आपका जो अगर मान लो कोई बच्चा इसके लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में और उसका रनिंग चल रहा है तो वो बच्चा भी इसमें अप्लाई कर सकता है, या रिजल्ट नहीं आया है तो भी अप्लाई कर सकता है, बस उसका रिजल्ट 1/8/2024 तक कैसे भी करके आ जाना चाहिए। यहाँ दे रखा द कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पासेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज 1 अगस्त 2024। मतलब 1 अगस्त 2024 के पास आपके पास रिजल्ट होना चाहिए बस ग्रेजुएशन का, और उसके पहले आपको कोई लोड नहीं लेना है, बस ये चीज याद रखना है। तो मतलब वो बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है, या फिर आप ग्रेजुएशन की एग्जाम दे चुके बट रिजल्ट नहीं आया है तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है तो वो तो कर ही सकते हैं। उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप ssc.government.in, पहले इसकी वेबसाइट थी ssc.nic.in, वो ओल्ड वेबसाइट है, आपको नई वेबसाइट से फॉर्म भरना है तो ये इसकी वेबसाइट है ssc.government.in से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन का जाके फॉर्म ही भरना होता है। तो ये इसका फॉर्म भरने का तरीका है। तो आप इसका जो फॉर्म भरेंगे सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अगर अपन बात करें फॉर्म करेक्शन वाली, अगर मान लो आपने कोई फॉर्म भरा है, उस फॉर्म भरने में आपने मिस्टेक कर दिए, तो सिर्फ आपके लिए इस मतलब आपको 2 दिन की इसमें मौका मिलेगा कि उस 2 दिनों में आप इसको सही कर लेते हैं तो हो जाएगा, और उसके बाद में आप उसको सही नहीं कर सकते, मतलब उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो करेक्शन करने के लिए 10 अगस्त और 11 अगस्त 2 दिन दिए जाएंगे आयोग की तरफ से वेबसाइट पे। आप उसके बाद अगर कोई मिस्टेक आपने करी है तो मिस्टेक होने के बाद में आप उसमें सुधार कर सकते हैं 10 और 11 तारीख को अगस्त में, ये आपको याद रखना। अब स्कीम ऑफ टायर फर्स्ट में मतलब 3 टायर में एग्जाम होती है, मतलब बहुत सारे पोस्टें के लिए 2 ही होंगे,
और बहुत सारी के लिए 3 होंगे, मतलब होते तो 2 ही है, पर तीसरा वाला जो होता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहता है। सबसे पहले आपका प्री वाला एग्जाम होता है जिसको अपन टायर फर्स्ट कहते हैं, और दूसरा होगा आपका टायर 2। और अगर हम बात करें तो टायर फर्स्ट और टायर 2 ही आपकी एग्जाम होने वाली। इसमें टायर फर्स्ट में जो सबके लिए होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो टायर फर्स्ट होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और टायर 2 होगा इसके बेस पर मेरिट बनती है, ये आपको याद रखना। तो टायर फर्स्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का बस रहने वाला है। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, तो सबसे पहले दे रखा है, यह दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसमें रीजनिंग आएगी। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस मतलब आप जीके मान सकते हैं, और तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपका मैथ्स आएगा, और एक रहेगा आपका इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। यहाँ पर दे रखा है कि 25-25 क्वेश्चन आएंगे चारों सब्जेक्ट के, और 50-50 नंबर के रहेंगे। इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या होगी 100 और समय होगा कितना 60 मिनट, और नंबर होंगे कितने, तो इसके लिए नंबर होंगे 200, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का आपको मिलने वाला है। तो 4 सब्जेक्ट आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और जीके आएगा, मतलब जीएस आप बोल सकते हो। तो ये 4 सब्जेक्ट आने वाले प्री में, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और 200 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 200 नंबर, समय 60 मिनट इसके अंदर रहने वाला है। अब इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 या आप 0.5, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और जब आप एक क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आधा नंबर आपका कम हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये 1/4 है, मतलब 25% आप बोल सकते हो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला प्री वाला पेपर होगा। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो ये एमसीक्यू टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, मतलब एक क्वेश्चन आएगा तो उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको टिक करना रहेगा। दूसरा वाला अगर हम बात करें कि टायर फर्स्ट में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद में टायर 2 एग्जाम कंडक्ट होगा। अब टायर 2 एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसके नंबर के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो अगर हम बात करें स्कीम ऑफ टायर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये पेपर फर्स्ट में जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें, तो इसमें आपको याद रखना है कि एक तो मैथ्स आएगा और दूसरा आएगा रीजनिंग। समय आपका रहेगा 1 घंटा। मैथ्स और रीजनिंग आएगा, यहाँ पर समय कितना रहेगा 1 घंटा रहेगा, और यहाँ पर 60 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन इसके आएंगे मैथ्स के और 30 ही क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। 60 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। इस आधार पे 180 नंबर का पेपर यह होने वाला है 1 घंटे के अंदर। तो सबसे पहला वाला जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें केवल मैथ्स और रीजनिंग ही होगा इसमें टायर 2 में, और मैथ्स रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स से के आएंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, और इसमें एक क्वेश्चन के रहेंगे 3 नंबर, तो 60 क्वेश्चन के हिसाब से 180 नंबर होगा। उसके बाद जस्ट थोड़े मिनट बाद, तो जस्ट उसी के बाद में फिर एक दूसरा पेपर होगा जिसमें आपका इंग्लिश आएगा और जनरल अवेयरनेस होगा। मतलब ये चारों साथ में नहीं आएंगे, पहले ये वाला पेपर ओपन होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये वाला पेपर होगा। अब दूसरे वाला पेपर में आपको इंग्लिश आएगी और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस आएंगी। इंग्लिश के यहाँ 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ 25 क्वेश्चन होंगे, तो दोनों मिला के 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन के यहाँ 3 नंबर मिलेगा, और टाइमिंग भी यहाँ पर आपको सेम मिलेगा 1 घंटा। तो 70 क्वेश्चन के यहाँ 210 नंबर मिलेंगे और 180 नंबर यहाँ होगा। अब ये जो आएगा उसके बाद में आपको कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन के 3 नंबर यहाँ पर रहने वाले, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। कंप्यूटर के मार्क्स यहाँ जुड़ेंगे नहीं, पर आपको यह सिर्फ क्वालिफाई होना होता है, तो सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर इसमें रहने वाला है 30%, मतलब अगर आप 20 क्वेश्चन का 30% निकालते हैं तो 20 या 60, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सही करना रहेंगे। तो ये रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। अब जिसने जेएस के लिए भरा है, मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए भरा है, या उसके बाद में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भरा है, तो उनके लिए एक स्टैटिक का सब पेपर अलग से होगा। पर जो आल पोस्ट के लिए जो अपन ने भरा, आल पोस्ट के लिए जो मैंने आपको बताया था, उनके लिए कोई इसके अलावा कोई पेपर नहीं होने वाला है। अब अपन देख लेते हैं कि इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगेगी, मतलब चार्जेस क्या होगा एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो अगर हम चार्जेस की बात करें
तो इसके लिए एसटी, एससी और वोमेन और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई चार्जेस नहीं, इनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और अगर अदर में आते हैं आप लोग तो उसके लिए आपसे मात्र 100 रुपये चार्जेस लगेंगे। तो एसटी, एससी के लिए कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, और उसके बाद में वुमेन के लिए भी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, सिर्फ अदर के लिए लगेगा। जैसे कहने का मतलब है कि ओबीसी का मेल पर्सन है, ठीक है, जनरल का मेन पर्सन है, उसके लिए चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। और उसके लिए कितना चार्ज लगेगा, तो 100 रुपये मात्र लगेगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 17,727 समथिंग है। ये बढ़ भी सकती है, ये याद रखना है। तो 17,727 पिछली बार से जस्ट समथिंग डबल के आसपास आप समझ सकते हो। तो ये एसएससी सीजीएल है। अब इनमें अगर पोस्ट की बात करें तो आप पोस्ट देखना चाहो तो पोस्ट में आपको बता सकता हूं। ये इसकी पोस्ट है और ये इनकी सैलरी है। अब ये लेवल से पे लेवल 7 में अगर इनकी सैलरी देखा जाए तो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इनकी सैलरी रहती है। ये लेवल 7 के लिए। और लेवल 7 में कौन कौन सी पोस्ट आती है, तो ये सारी बी लेवल की पोस्ट है, लेवल 7 के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ तो इनकी जॉब का नाम लिखा हुआ है और ये आपकी एज लिमिट लिखी हुई है और ये इनका पोस्ट लिखा है। उसके बाद में आप इसके लिए मैं आप इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप उसे अच्छे से देखें और फिर आप उसको देख के फॉर्म भरें। ये लेवल बी वाला ये पूरा का पूरा। और उसके बाद ये लेवल 6 वाला। अब लेवल 6 की अगर बात करें, पे लेवल 6 की, तो 35,400 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। मतलब 35,400 से लेकर जो आपकी सैलरी रहेगी 1,12,400 के बीच में रहने वाली पे लेवल 6 की अगर हम बात करें तो। और ये पे लेवल 5 के लिए तो 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में ये रहेगी। तो इनके अंदर ये पोस्ट आने वाली है। और ये पे लेवल 4 है और ये 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में। तो ये सबके लिए अलग अलग सैलरी होती है और अलग अलग पोस्ट है।